नमस्कार, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। आज 6 अगस्त है और इस समय हम शहर कठुआ में हैं। आपको बता दें कि पिछले कल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने काला दिवस मनाया। कांग्रेस पार्टी ने काली पट्टी बांधकर इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया। वहीं भाजपा केंद्र शासित प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने यहाँ बैठकर जश्न मनाया। लेकिन 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के लिए खास क्यों है? 5 अगस्त 2019 को जिस तरह से जम्मू कश्मीर के इतिहास को क्या बदला गया, उसे लेकर आज हम इस पर चर्चा करेंगे और सूझ बुद्धिजीवियों से बात करेंगे। क्या कुछ कहते हैं 370 हटने के बाद आज 6वीं वर्षगांठ भी कहा जा रहा है और 6वां काला वर्ष भी कहा जा रहा है। इसी को लेकर बात करेंगे। मेरे साथ इस समय आईडी खजूरिया हैं जो अपनी राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा रखते हैं, हमारे साथ साझा करते हैं, आए दिन हमारे साथ बातचीत करते हैं। उसी के साथ भिन्न भिन्न लोगों से भी बात करेंगे, शहर कठुआ के लोगों से, कि 5 अगस्त को जब 2019 को इस दिन को बदला गया, इतिहास को बदला गया, तो वो लोग क्या क्या सोचते हैं आज 6 वर्ष होने के बाद। क्या वाकई में वो बदलाव देखने को जम्मू कश्मीर में मिले जिसके लिए इस इतिहास को बदलने का बदला गया? क्या सरकार उन कामों में सफल हुई जिसके लिए ये बात कही जाती थी कि जम्मू कश्मीर के इतिहास को बदलने के बाद ही जहां से आतंकवाद खत्म होगा, बेरोजगारी खत्म होगी और जम्मू कश्मीर को एक नया रूप दिया जाएगा? तो आज उसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं, क्या कुछ कहते हैं बुद्धिजीवी जो शहर कठुआ के हैं और जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, देश के नागरिक हैं, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं। आज 6 अगस्त है। अगर इतिहास को दोहराया जाए तो एक दिन पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के उस इतिहास को बदला गया था जिसके लिए कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म किया जाएगा, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा और जम्मू कश्मीर को एक नया रूप दिया जाएगा। तो खजूरिया साहब, लगातार आपने इतिहास देखा है, काफी वर्षों से आप लगातार समाज सेवा कर रहे हैं और लोगों से जुड़े हुए हैं, तो क्या कहते हैं आज के उस दौर में जो 6 वर्ष पहले इस पन्ने को पलटा गया था जम्मू कश्मीर? धन्यवाद राजकुमार जी। हमारी रियासत जिसका नाम जम्मू कश्मीर था, इसके लिए तो हमेशा खेल होता रहा। यह हमारे जन्म से पहले रहा है। जहाँ तक हमने इसको जानने की, समझने की कोशिश की, तो हमें जिस महसूस हुआ कि जम्मू कश्मीर आज तक 47 से लेकर आज तक एक झगड़ा बना हुआ है और इसके साथ कोई ना कोई खेल होता रहा 1947 से लेकर ही। चाहे वो 47 15 अगस्त था, चाहे वो 47 53 था, चाहे 47 के बाद 62 आया, चाहे कोई 65 आया, हमेशा कोई ना कोई चीज हमारे साथ घटती रही और हमारी जम्मू कश्मीर की जनता को वो सहन करना पड़ी। 5 अगस्त 2019 एक ऐसा काला दिवस आया इस तारीख के एक पड़ाव में, जब जम्मू कश्मीर की जनता सोई हुई थी और रात को तमाम लोगों को एक कंटीली तारों के बीच में बंद किया गया और कर्फ्यू का अनाउंसमेंट हो गई और पता चला कि कोई आदमी बाहर नहीं निकल कर कोई बात नहीं कर सकता। सारे कनेक्शन काट के दिए गए, जो इंटरनेट था वो सिस्टम बंद कर दिया गया और जो बाहर से यात्री आए हुए थे उनको 4 दिन पहले ही जहां से भगाया गया। कहा गया कि वो अमरनाथ यात्रा उस वक्त भी चल रही थी, उसको बंद कर दिया गया। उस पर बहाना लगाया कि वहां पर कोई ऐसा हथियार मिल गया है, कोई मिसाइल मिल गया है, कोई बम मिल गया है। वो ऐसा डराया लोगों को और उसके बहाने से लोगों ने पहले ही समझ लिया 3-4 दिन खासकर कि हम कश्मीर के जनता ने खासकर कि वहां पर कुछ होने वाला है। लोगों ने राशन खरीदना शुरू कर दिया, कोई कुछ 2 दिन के लिए, कोई 4 दिन के लिए। एक हाहाकार जैसे बन गई। वो हाहाकार शायद लोगों ने 47 से 15 अगस्त 1947 से पहले भी, जब उसके बाद जब हमला हुआ था उस वक्त भी देखी होगी कि इधर से उधर भगौड़ी हुई। जो यात्री सैर करने के लिए आए थे उनकी टिकटें किसी की 7 दिन के बाद एक्सपायर होनी थी, किसी के 5 दिन के बाद ड्यू थी, उनको भी वो टिकटें कैंसिल कराना पड़ी और
किस तरीके से पहुंचे, धक्के मार कर बाहर निकाला गया। ये बहुत दिन वो याद करने वाला दिन है और आने वाली पीढ़ी उसको जो याद रखेगी कि हमारे साथ 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ। हमें रियासत जम्मू कश्मीर को जब महाराजा हरी सिंह ने 47 में 15 अगस्त को फैसला करना था कि इंडिया में जाएं या पाकिस्तान में जाएं, वो नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से वो हमें अक्टूबर 47 में हम पर कबायलियों ने हमला कर दिया और उसके बाद राजा को मजबूर होकर एक एग्रीमेंट करना पड़ा रियासत क्या हिंदुस्तान की यूनियन गवर्नमेंट में कि हम आपके साथ आने को तैयार हैं, हमारे 3 महकमे आप अपने रख लो और हमारी सपोर्ट करो। इंडिया ने उसके बाद बहस करके 2-3 मीटिंगें करके उस वक्त जो कृष्णा मेनन थे या जो हमारे मेहरचंद महाजन प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने, सरदार पटेल ने, महाराजा हरी सिंह ने, नेहरू ने, सब ने, शेख अब्दुल्ला को भी जेल से निकाल कर इन्वॉल्व कर दिया गया और एक एग्रीमेंट हुआ कि जम्मू कश्मीर को हम इंडिया में लेने को तैयार हैं, लेकिन उनके पास अपने खुद मुख्तारी रहेगी। राजा ने भी यही मांगा था कि मेरे 3 महकमे डिफेंस, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स आप अपने पास रख लो और बाकी मैं आजाद किस्म का रहूंगा। इन तीनों का समझौता हुआ, उसे असेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन कहा जाता है और उसके साथ हमारे रियासत को बचाने के लिए जहां पर इंडिया ने फौजें भेजी और वो दिन हमारे लिए वो दिन आया और आज से लेकर हम हिंदुस्तानी फौज जहां पर है और हम जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का पार्ट बने और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें एक स्पेशल स्टेटस दिया गया जिसका नाम रखा गया 370 और उस 370 के तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा झंडा, हमारी सेक्रेटरीट, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा सदर रियासत अलग किस्म का फंक्शन करना शुरू हो गया और वो फंक्शन करते करते हम आज जहां पहुंच चुके हैं 76-77 साल से। लेकिन इस सफर में हमारे साथ आस्ते आस्ते हमारे साथ कोई ना कोई खेल होता रहा। शेख अब्दुल्ला को अंदर कर दिया गया, 57 में खेल हुआ तो हमारा झंडा तिरंगा जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर में चढ़ गया और हमारा जहां पर कुछ महकमे जो है गवर्नमेंट के और बढ़ा दिए गए यूनियन गवर्नमेंट के। 62 में हमला खेल हुआ तो हमारा प्राइम मिनिस्टर बख्शी को निकाला गया और एक शमशुल-उल-दीन प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और जो 43 दिन रहा और उसके बाद उसको भी निकाल दिया गया और फिर GM सादिक जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गया। सादिक चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उसके साथ खेल हुआ, उसको कहा कि तू चीफ मिनिस्ट्री से प्राइम मिनिस्ट्री से चीफ मिनिस्टर बनने के लिए पास कर अपनी असेंबली में। उन्होंने पास किया और फिर हम प्राइम मिनिस्टर के नाम से हमारा चीफ मिनिस्टर हो गया और सदर रियासत के नाम से हमारा गवर्नर हो गया। इससे नाराजगी होकर जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा गुरीले आए और वो गुरीले उन्होंने रजौरी पुंछ में एक किस्म का हमला कर दिया। हमारे रजौरी पुंछ में सरकारी दफ्तर बंद हो गए। उसको लड़ते लड़ते हमें 7-8 महीने हो गुजरे तो हमें पूरी जंग करना पड़ी। 5 अगस्त 2000 जो उस वक्त 1965 को हमें लड़ाई लड़ना पड़ी। एक फुल फ्लैज वार हुई और वो वार जो है वो आखिर एंड हुई कि जब हमारा कुछ इलाका कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का छीन लिया गया, जैसे देवा बटाला वगैरह शंप का दूर का एरिया था वो ले लिया गया और हम रियासत का खेल हो गया एक और। वो भी हम देखते रहे, ताशकंद में समझौता हुआ और हमें कहा गया अब कुछ नहीं होगा, अब जम्मू कश्मीर पूर्ण। हमने भी समझा हम परमानेंट शहरी बन गए हैं, अब हमारा चीफ मिनिस्टर हो गया है, अब हमारा गवर्नर हो गया है और हम अपने आप को समझने लगे कि अब शायद हम कुछ शांति में रह पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कतर में फिर हमला हुआ, फिर अब एक समझौता हुआ शिमला एग्रीमेंट, उसमें फिर ये फैसला हुआ कि अब जम्मू कश्मीर तो पूरा हिंदुस्तान का हो गया और अब तो कोई डर नहीं रहेगा, जहाँ के शहरी बड़े आराम से रह गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद 87 आया, सरकार बदली, एक को निकाला, दूसरा निकाला, उसका बनोई ले आए और आखिर 1990 में मिलिटेंसी ने जहां पर पांव रख दिया। अब तब से लेकर आज तक हम उस जंग से जी रहे हैं। हमारे लाखों आदमी मर गए हैं और सिपाही मर गए, हमारे नौजवान बन गए, हमारे हिंदुस्तानी लोग मर गए।
लेकिन 5 अगस्त 2019 को एक अलग किस्म का हमारे साथ खेल हो गया। लेकिन आपकी यहाँ बात होती है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 1990 में यहाँ पर आतंकवाद का जो छाया था वो बढ़ गया था, लेकिन जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को एक भरोसा दिया गया कि अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जो है छाया तक नहीं पड़ेगा, कितना भरोसा करते हैं? बस हम यही है ना, हम भरोसा 47 से करते आ रहे हैं। जितने भी एग्रीमेंट होते रहे, जितने भी समझौते रहे, हमें यही यकीन दिलाया जाता रहा कि अब अमन हो जाएगा, तरक्की होगी, अमन हो जाएगा, तरक्की होगी। 5 अगस्त को तो एक किस्म का ऐलान कर दिया गया पार्लियामेंट हाउस में, जब हमारे खिलाफ एक किस्म का प्रस्ताव पेश किया कि 370 तोड़ दी जाए और वहां पर एक झूठी बनाई दी जाए, रियासत के 2 हिस्से कर दिए। अब हम इंतजाम इसका पूरा करेंगे और जहां तरक्की होगी, जहां पर एम्प्लॉयमेंट आएगी, जहां पर अलग किस्म के लोग शहरी आ जाएंगे, इंडस्ट्री आ जाएगी और जहां पर अमन ही अमन हो जाएगा और मिलिटेंसी का हम बिल्कुल नस्ते नमूद कर देंगे। लेकिन 2025 के बाद 2019 को लेकर जिस तरह से जहाँ से 370 हटाएगी, 35 हटाएगी, आगे की रोजगार दिया जाएगा, उसके बाद जहाँ पर जो अमन चैन रहेगा, आतंकवाद खत्म होगा, कितना बदलाव हुआ है 6 वर्षों में, इससे लेकर किस हमारे समझ में तो जीरो बदलाव हुआ। 5 अगस्त 2019 के बाद पहले हमारे जहां पर नौकरियां हमें मिलती थी, वो नौकरी हमारी खत्म हो गई। हमारी जमीन के मालिक हम थे, वो हमारी मालकी चली गई। हमारे लोगों ने जो तोड़े हुए थी जमीनें थे, वो सरकार ने छीन ली, इंडस्ट्री को दी गई। हमारी नौकरियां सारी, जितने IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, जहां तक के डाकखाने में, बैंकों में, हर जगह आज हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आकर जहां नौकरी कर रहे हैं। और हमारी 5 अगस्त 2019 के बाद एक बार भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई, टीचर एक नहीं लगा, कोई मुलाजिम नहीं लगा, डेली वेजर पक्का नहीं हुआ, आंगनबाड़ी वर्कर पक्का नहीं हुआ, कोई प्रोजेक्ट जहां पर लोगों की एम्प्लॉयमेंट के लिए लगा ही नहीं। लेकिन सवाल यह है कि कल जिस तरह से 5 अगस्त हम देख रहे थे कि कल काला दिवस मनाया जा रहा था बड़े सारे लोगों की तरफ से, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता कल मिठाई बांट रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका मुख्य किरदार इस जम्मू एक संविधान की बात की जाती है, उनका मुख्य किरदार आता है, उनको फूल माला चढ़ाई जा रही थी। हालांकि लोगों का सवाल यह कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या योगदान रहा है जम्मू कश्मीर के इस विकास में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अब हम उन पार्टी पर अपने, मेरी कोई तनकीद नहीं है, जब हमारे क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो उस असेंबली के मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे इंडिया की, जिस असेंबली में जम्मू कश्मीर के एग्रीमेंट राजा का सेशन को माना गया और 370 दफा कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर की गई और जम्मू कश्मीर को दी गई, और वहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दस्तखत है। क्योंकि जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने हुए थे, वहां पर यूनानी मसली सहमति से, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब उसको लागू करवाने के लिए पास करवाया, तो हर मेंबर ने अपना दस्तखत किया, किसी ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें ये कमी है। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें शामिल थे। ये ठीक है कि उनकी अपनी सियासत का जनसंघ को उस वक्त उन्होंने बनाई, तो उसके बाद उन्होंने ये नारा दे दिया, एक देश एक विधान एक संविधान का नारा दे दिया। ये नारा उन्होंने अपनी सियासत के लिए दिया, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ में होते हुए जमाते इस्लामी के साथ हुकूमत में रहे थे बांग्लादेश में, वो बंगाल में, उस वक्त बंगाल एक ही हुआ करता था, तो बंगाल की हुकूमत में वो वहां पर मिनिस्टर थे जना के साथ, उसकी पार्टी के साथ। उसके बाद उन्होंने जनसंघ बनाई और जनसंघ बनाकर उन्होंने पास एक नारा मिल गया कि रियासत को हम इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करेंगे। लेकिन आज भी अभी यूएनओ का दफ्तर हमारे जम्मू में है, यूएनओ का दफ्तर अभी श्रीनगर में है, यूएनओ का दफ्तर अभी मुजफ्फराबाद में, और हमारे बॉर्डर का नाम अभी तक बॉर्डर नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि झगड़ा है। ये आज भी रियासत को वो अभी हासिल नहीं कर पाए हैं। लेकिन एक गुवाहाटी जो है पिछले 4-5 दिन से आ रही है, सोशल मीडिया में देखा जा रहा है, एक पोस्ट वायरल हो रही है कि कुछ दिन बाद जो है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा, तो किस तरह से देखते हैं? हमारी तो ये डिमांड है, हमने तो 5 अगस्त 2019 के बाद ही शुरू कर दिया था कि ये गलत फैसला है, ये प्रस्ताव गलत पास हुआ है। और हमारे कुछ दोस्त, हमारे साथी सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में इस पर मुकदमा चला, सुनवाई हुई, और उसके चीफ जस्टिस ने बकायदा ये कहा कि जहां पर फौरी इलेक्शन करवाई जाए और जल्दी से जल्दी इसको स्टेट बनाया जाए। इन्होंने इलेक्शन तो करवाई,
लेकिन अभी जल्दी से जल्दी स्टेट बनाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये तो रियासत तो इनको बनाना पड़ेगी। तो अब किस तरीके से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कब बनाते हैं, ये हमारा अब जोर है। अब जनता जाग उठी है, अब जनता आवाज बुलंद कर रही है और कोशिश कर रही है कि हम अपनी रियासत को पूरे स्टेटस से, पूरी डिग्निटी से फिर वही ऐसी रुतबा हासिल करें जो हमारा रुतबा 5 अगस्त 2019 को था। लगातार 5 अगस्त 2019 को जिस तरह से जम्मू कश्मीर का इतिहास बदला गया, उस पर हम शहर कठुआ में निकले हैं और उन बुद्धिजीवियों के पास जा रहे हैं जो इस पर अपनी राय रखते हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ इस समय एडवोकेट सुशील गुप्ता जी हैं, जो आज दिन अक्सर हमारे साथ बातचीत करते हैं भिन्न भिन्न मुद्दों को लेकर। आज इसी कड़ी को लेकर 370 और 35A को लेकर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि पिछले 6 वर्षों से लगातार जिस तरह से विरोध भी हो रहा है और लगातार जश्न भी मनाया जा रहा है। हालांकि जश्न कौन लोग मना रहे हैं और विरोध कौन कर रहा है, इस पर भी चर्चा जरूरी है। और आज इन बुद्धिजीवियों से बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि 6 वर्षों में इस जम्मू कश्मीर में बदलने वाले इतिहास में हमने क्या कुछ खोया है और क्या कुछ खोने वाले हैं और क्या कुछ पाया है और क्या कुछ पाने वाले हैं। इसी पर चर्चा लगातार जारी है। मेरे साथ समय एडवोकेट सुशील गुप्ता जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं क्या कुछ कहते हैं। धन्यवाद राजकुमार जी, और सबका जम्मू कश्मीर के इस चैनल का भी हम धन्यवाद करते हैं कि वो समय समय पर आकर के जो हमारी समझ है या हम जो समझते हैं उस पर आप हमारे व्यू पॉइंट लेकर के जनता तक, आप उनके श्रोता तक पहुंचाते हैं। हम आपका इस बात को लेकर के धन्यवाद करते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि हम अपनी राय जो है लगातार आपसे समझ सकते हैं और आप भी हमारी राय सुनते हैं। विषय साफ है कि आज 6 अगस्त और पिछले कल 5 अगस्त 5 अगस्त पिछले 6 वर्षों में इतिहास का एक वो पन्ना बन चुका है जिसका लगातार विरोध भी हो रहा है और लगातार उस पर मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं। लगातार देखा जा रहा है कि कल जिस तरह से काली पट्टी बांधकर शायद सोसाइटी की पार्टी ने उसका विरोध किया था। हालांकि आपकी क्या राय है 370 को लेकर, क्योंकि 6 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, ये जानते हैं। देखिए, हम जम्मू कश्मीर के निवासी हैं और जम्मू कश्मीर के निवासी होने के कारण मैं समझता हूँ हर एक व्यक्ति का ये फर्ज बनता है कि वो जम्मू कश्मीर के इतिहास को, इसकी संवैधानिक प्रक्रिया को समझो। जब हम चीज़ों को समझेंगे तभी हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ये गलत हुआ, ठीक हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ। ये सारी चीज़ों की समझ तभी बन सकती है जब हम एक तरफ होकर के, बिल्कुल न्यूट्रल होकर के चीज़ों को समझने का प्रयास करें। जहाँ तक राजनीतिक दलों का मामला है, तो राजनीतिक दल तो अपनी जो विचारधारा होती है, जो उनके पार्टी का जो मैनिफेस्टो या प्रोग्राम होता है, वो उसी के इर्द गिर्द रहते हैं और वो अपनी अपनी तरीके से बातें बना करके समाज के सामने रखते हैं। तो हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, तो हमें चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोग इसकी पूर्णतः स्टडी करें, इसकी जानकारी लें, और जानकारी उनके पास होगी तो कोई भी देश के किसी भी कॉर्नर से कोई उठ करके जम्मू कश्मीर के इतिहास के ऊपर जब गलत तरीके से उसको पेश करने की कोशिश करता तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो दुर्भाग्य से जम्मू कश्मीर के इतिहास को हम ना समझ पाए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधानों को ना हम समझ पाए हैं, इसके कारण हमें आगे जाकर के देश के अन्य भाग के नेताओं ने इसको अपना राजनीतिक टूल बनाया, इशू बनाया, अपने मैनिफेस्टो का प्रोग्राम बनाया, मैनिफेस्टो के माध्यम से संविधान के प्रावधानों को वो चैलेंज करते रहे। ये इस तरीके से जो है वो जम्मू कश्मीर की जो समस्या है, या जम्मू कश्मीर को जो 317 विवादग्रस्त बना दिया गया, एक डिस्प्यूटेड बना दिया गया था। यहाँ तक 370 है। पहले तो हमें ये लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि भारत का संविधान मूलतः क्या है। जब ये 370 का फैसला आया, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत के संविधान की परिकल्पना थी, उसको भी लोगों के सामने रखा था। भारत का संविधान, सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान को असीमित संघवाद मानती है। असीमित संघवाद का ये मतलब होता है कि एक राज्य की दूसरे राज्य के पास अधिक शक्ति हो सकती है, यह भारत का संविधान कहता है। भारत के संविधान के अंतर्गत हम देखते हैं कि 12 स्टेटों को 371 संविधान के प्रावधान के अंदर कई 12 स्टेटों को कई प्रकार के संवैधानिक छूट या ऑटोनॉमी किस्म की उनको दे रखी है। हम देखते हैं शेड्यूल 5 जो भारत के संविधान का है, उसमें भी 10 स्टेटें उसमें कवर करती हैं, और उसके साथ साथ शेड्यूल 6 है जिसमें 4 स्टेटें जो है
वो भारत के संविधान में दूसरी रियासतों से हट करके कोई ना कोई संविधानिक उनको ऑटोनॉमी है, संविधानिक उनको कोई प्रोटेक्शन और संविधान इनको दिया गया है। तो जब इनकी सबकी स्टडी करते हैं तो हम ये पाते हैं कि भारत का संविधान जो है वह सीमित संघवाद की तरफ जाता है, और सीमित संघवाद होने के कारण जम्मू कश्मीर को भी जो 370 दिया गया था वो संविधान के प्रक्रिया के बीच में था, और सभी वो दिया जा सकता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था 370 और 371 में किसी प्रकार का फर्क नहीं है। जो राजनीति हमारे खिलाफ हुई है वो राजनीति ये कहती थी कि जम्मू भारत की उस समय की भारत सरकार ने, और खास करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो भारत की सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, उसका कंप्रोमाइज जम्मू कश्मीर में कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में इस बात को कहा कि जम्मू कश्मीर के पास किसी प्रकार की सोवरेनिटी एलिमेंट नहीं था। भारत के संविधान ने जो जम्मू कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी थी वो जम्मू कश्मीर को संविधान के दायरे में आती थी, लेकिन देना नहीं देना ये काम पार्लियामेंट का है। इसमें हमारे भारत के संविधान आर्टिकल 2 में ये साफ शब्दों में लिखा है कि पार्लियामेंट किसी भी राज्य को कुछ भी दे सकती है एज डीम फिट। जो पार्लियामेंट को ठीक लगता है वो किसी भी राज्य को कुछ भी दे सकती है, ऐसा प्रावधान जम्मू हिंदुस्तान के संविधान में है। इसलिए जो 370 था वो संवैधानिक प्रक्रिया का एक हिस्सा था। अब 370 में जो प्रावधान थे वो प्रावधान लोगों को हमें समझने चाहिए। उन प्रावधानों में ये कहा गया था कि कुछ विषयों पर जम्मू कश्मीर की सरकार से परामर्श करना है, कंसल्ट करना है, और कुछ विषयों के ऊपर कंकरेंस लेनी है, हमारी सहमति लेनी है, और सहमति और परामर्श के आधार पर जब पार्लियामेंट के जो बनाए हुए लॉ थे वो भारत जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। आज़ादी के बाद लगातार भारत की सरकार ने जम्मू कश्मीर की सरकार को कंसल्ट करके यहाँ उनसे कंकरेंस लेकर के आने को लॉ जो थे पार्लियामेंट के वो जम्मू कश्मीर में लागू हो रहे थे। इसी प्रकार से उसी 370 में इसी प्रकार का प्रावधान था कि अब भारत का जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान को किसी भी फॉर्म में यहाँ पर लागू कर सकते हैं, और उन्होंने जम्मू कश्मीर का 80% संविधान जो था वो लगभग जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका था। और इस प्रकार ये एक संवैधानिक प्रक्रिया थी, एक जम्मू कश्मीर सरकार को पूछ करके चलने की बात थी, और जम्मू कश्मीर की सरकार और केंद्र सरकारें जो तो पिछले 70 साल तक इसी फॉर्म में काम करती रही हैं, और जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ता रहा था, क्योंकि एक राजनीतिक दल ने इस बात का एक अपना फैसला कर रखा था कि इस प्रकार का प्रावधान हमें नहीं चाहिए। हम पूछना चाहते हैं कि नागालैंड 371 में दिया गया है, उसमें भी स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि लॉ जो पार्लियामेंट बनाएगी इन किसी विषयों के ऊपर वो सीधा नागालैंड में लागू नहीं होगा, वो नागालैंड की असेंबली वहाँ की सरकार तय करेगी। तो इस प्रकार से प्रावधान हमारे संविधानों में है, और आगे कई रियासतें इसका बेनिफिट ले रही है। जिस तरह से आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी भी कानून के साथ छेड़छाड़ करना, यहाँ वापस परामर्श लेना, उसके बाद ही यहाँ का नियम कायदे जो चेंज हो सकते थे, आपने ये बात कही। मैं पूछना चाहता हूँ जिस तरह से 370 धारा चेंज की गई विधानसभा में, तो पहले तो ये देखा गया था उस समय कोई भी नुमाइंदा वो जाता था वो वहाँ से था नहीं, क्योंकि इनको सभी को मेरे बंद कर दिया गया था। तो क्या कितना सही था ये कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से, क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो सरकार केंद्र में थी वो वहाँ बैठा था, बाकी जो हमारे नेता थे, बड़े नेता थे जो जम्मू कश्मीर की बात करते थे, वो सभी को निर्बंध किया गया था उस समय। तो कितना सही था कानून? आप देखिए, सबसे पहले था कि इस सरकार के जो आज की सरकार है, जब 2013 में उन्होंने जम्मू कश्मीर में माननीय जो आज के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो अपोजिशन के नेता थे, वो जम्मू में आए और उन्होंने जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उस जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री उस समय के विपक्ष के नेता ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर में इस बात की चर्चा होनी चाहिए, 370 को लेकर के जम्मू कश्मीर के लोगों में चर्चा होनी चाहिए कि किस प्रकार से ये लोगों के लिए फायदेमंद है और किस प्रकार से लोगों के लिए ये नुकसानदेह, इस पे की चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन वो 2014 से 19 तक वो लगातार प्रधानमंत्री भी रहे, उनकी पार्टी भी वहाँ पर सत्ता में रही, उन्होंने किसी प्रकार की यहाँ चर्चा इसको लोगों में नहीं ले गए। ये लोकतंत्र देश है, या लोग जो है
वो सुप्रीम होते हैं। तो आपका ही ये सुझाव था कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो इस पर चर्चा करें और इस संविधान के इस प्रावधान पर चर्चा करें और ये संविधान का प्रावधान पर चर्चा करके एक आम राय बने कि ये संविधान प्रक्रिया में नुकसान कहाँ-कहाँ पे है, फायदे कहाँ-कहाँ पे इस पे बात हो। उसके बाद आम राय बनती है कि ये प्रावधान जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है या भारत के हित में नहीं है, तो ये प्रावधान आम सहमति के साथ इसको हटा दे दिया जा सकता है। ऐसे उन्होंने बात को कहा था। जब वो सत्ता में आ गए तो उन्होंने द्वारा ना कोई इस पे कंसल्टेशन हुई, ना ही लोगों को इसमें राय में इसमें साथ रखा गया। और जब इसको हटाया गया और किन हालात में हटाया गया, क्या ये दुनिया की पहली संवैधानिक अमेंडमेंट थी जो इस प्रकार से की गई थी, जहां हमारे नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया, कर्फ्यू लगे, रिस्ट्रिक्शन लगी और कई समय तक लंबी इंटरनेट की सुविधाओं से हमें वंचित रखा था। ये भी पूरी दुनिया जब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ेगी तो उनके सामने ये बात आएगा कि जम्मू कश्मीर का भारत की संसद ने जम्मू कश्मीर के अंदर एक अमेंडमेंट लाने के लिए किस प्रकार के किस रूट को किस रास्ते को इस्तेमाल किया था। वो लंबे समय तक जो लॉ के विद्यार्थी हैं उनको समझ में आने पड़ा था। हम लोकतंत्र में रहते हैं, मेजॉरिटी इसको सेटल कर देती है, लोगों की राय उस समय नहीं ली गई है। ये बात आपकी दुरुस्त है। एक बात पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से 6 वर्ष हो चुके हैं 370 को हटाए हुए और केंद्र शासित प्रदेश बनाए हुए, आपकी नजरिया क्या, आप किस तरह से देखते हैं कि कितना नुकसान हुआ, यहाँ के लोगों को कितना फायदा हुआ? देखिए, ये संविधानिक हमें ऑटोनॉमी दी और ये ऑटोनॉमी किसी भी लेवल पर सभी लोगों के लिए फायदेमंद ही थी, क्योंकि राज्य सरकार के पास बहुत सी शक्तियां थी। स्टेट के पास वैसे भी संविधान की 152 से लेकर 237 तक आर्टिकल जो स्टेट के साथ डील करते हैं, स्टेट के पास वैसे बहुत पावर होती है। जब स्टेट के पास एक विशेष उनके पास शक्ति थी, उस विशेष शक्ति से वो हमारे यहाँ गवर्न करते थे, तो सभी लोगों को बेनिफिट होता था, लोगों को फायदा ही होता था। तो लोगों का कोई 370 से नुकसान किसी का भी नहीं था। 370 के को बहुत उसको डिस्प्यूटेड बनाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब देखिए, जनाब वहां पर उस समय पत्थरबाजी होती थी, जनाब वहां आतंकवाद था। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, संविधान के किस प्रावधान में लिखा था कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को आज़ादी है वो पत्थरबाजी करें, जम्मू के लोगों को आज़ादी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को खराब करें, मिलिटेंटों को आज़ादी है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके आ जाएं, मिलिटेंटों को आज़ादी थी कि वो बंदूकें चला दें। ये सारी चीजें जो थी वो एक लॉ एंड ऑर्डर की एक समस्या है जम्मू कश्मीर की, जिसको जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार और भारत की केंद्र सरकार दोनों मिलकर के उसको पिछले कई वर्षों से टैकल कर रही थी। ये उन लोगों ने इस बात को फैलाया था या इस बात को आगे बढ़ाया जिन लोग ये समझ जो इसके विरोध में थे और बिना समझे जाने वो ऐसी बातें करते हैं। मैं समझता हूँ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू कश्मीर भारत का संविधान ना तो आतंकवाद पनप देता है, ना लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की इजाजत देता है। वो हमें अधिकार, हक और हकूक अधिकार देता है, बराबरता देता है, समानता देता है और देश के अंदर एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का जो है वो अधिकार देता है। वो भारत का संविधान का कोई भी प्रावधान जो है वो जम्मू हिंदुस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने के लिए, पत्थरबाजी के लिए नहीं देता है। पत्थरबाजी जब भी होती थी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती थी, तो सरकारें उस से उसको डील कर लेती थी। तो इसको लॉ एंड ऑर्डर के साथ जोड़ना मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। 370 जम्मू कश्मीर की एक प्रोटेक्शन थी, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इसका एक बहुत अच्छा एक मुकाम था और भारत के हम स्टेट थे, भारत का एक हिस्सा थे और हमें एक ऑटोनॉमी थी और इस ऑटोनॉमी के साथ हम रह रहे थे। हमारे यहाँ उसी के बीच में से 335 निकल करके आया था, 335 ये निकल के आया था और 35 में लोगों को प्रोटेक्शन थी कि लोग जो है बाहरी लोग जो है यहाँ पर सरकारी मुलाजमात में या हमारी जहाँ पर भूमि नहीं परचेज कर सकते हैं, यहाँ हमारे जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं उस पर जो असेंबली लॉ बनाएगी उसको कोई आदमी फंडामेंटल राइट की वायलेशन नहीं मान पा सकता था। ये कई अन्य राज्यों में जो प्रोटेक्शन दी गई है उसमें इस प्रकार के हिस्से हमें नजर आते हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण था कि हमारा उसकी भी वो प्रोटेक्शन को छीन लिया गया है और ये कुल मिला करके हम देखते हैं कि 370 जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान था और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान लेते समय हमारी राज्य का भी को बाइफरकेट कर दिया गया, हमारे राज्य को ड्यूटी भी बना दिया गया,
2 यूटियां राज्य के अंदर खड़ी कर दी गई थी। तो ये सारी प्रक्रिया हमारे सामने हुई है और यूटी जो है वो इतने बड़ी स्टेट की इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो यूटी के अंदर अच्छी तरह गवर्न नहीं हो सकती है। स्टेटें ही इसको देख सकती हैं। आप समझते हैं कि अगर यूटी दिल्ली और यूटी जम्मू कश्मीर को अगर आप बाहर निकाल दें तो 32 लाख लोग जो है वो सब यूटियों के अंदर गवर्न होते हैं। उन जगहों पर यूटियां हैं जहां पर एरिया वो स्टेट नहीं बन सकते थे, पॉपुलेशन कम थी, एरिया कम था। हम देखते हैं हमें पांडिचेरी यूटी के बराबर खड़ा किया गया है। पांडिचेरी के 471 स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया है और 12 लाख की सारी उसकी पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ 42-43 हजार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। 1,50,00,000 के करीब हमारी पॉपुलेशन होने जा रही है। तो इतनी बड़ी एरिया को यूटी के माध्यम से मैनेज करना यहाँ के लोगों के साथ बेइंसाफी होगी और जो एक राज्य के पास जो अधिकार होते हैं, जो राज्य की सरकारें लोगों के वेलफेयर कर सकती हैं, काम कर सकती हैं, वो सारी चीजें वो हमारी यहाँ की सरकार से वंचित है। जल्दी से जल्दी इसकी स्टेट को वापस किया जाना चाहिए और एक चर्चा इस पे चलनी चाहिए और लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि 370 जे थी, ये इसमें कहाँ एंटी नेशनल एलिमेंट था, इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट था जो भारत सरकार को यहाँ कमजोर करता था, कौन सा इसमें ऐसा एलिमेंट था जो यहाँ आकर के अलगवाद को, आतंकवाद को प्रमोट करता था। ये सारी चीजें उन लोगों की तरफ कही जाती हैं, उन लोगों की तरफ से आती हैं जो लोग पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं और राजनीतिक तौर पर इसका विरोध कर रहे थे। ये उन्हीं का ही काम है, ये मैं समझता हूँ और लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि आप इस पे क्लासें लगाइए, अच्छी तरह इसको समझिए, पढ़िए, इसकी हिस्ट्री देखिए, वो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को पढ़िए, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को पढ़िए, तब जाकर के आपको पूरी तरह इसकी जानकारी मिलेगी। तभी आप इसका विरोध कर सकते हैं, तभी आप इसका सपोर्ट कर सकते हैं। बिना जानकारी और राजनीतिक कारणों से हमें ना तो विरोध करना चाहिए और ना ही हमको सपोर्ट करनी चाहिए।